Assalamu alaikum dear students, welcome to online class. Today our topic is effects of Islamic civilization, इस्लामी तहज़ीब के बरे सगीर पर असरात। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लास्ट टॉपिक होगा। इससे पहले अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को रिव्यू करें तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपने पढ़ा था ऑस्ट्रिक्स कौन थे, ऑस्ट्रिक्स के नुमायां कारनामे बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, वादी सिंध की तहज़ीब से क्या मुराद है? वादी सिंध की तहज़ीब पर तफसीली नोट लिखें। तफसीली नोट लिखते हुए इसके दो अहम पोर्शंस थे। नंबर 1, वादी सिंध की तहज़ीब में शामिल दरावड़ों का पस मंज़र, उनके सकाफ़ती ख़वास और दरावड़ी तहज़ीब के बरे सगीर पर असरात। इसी आउटलाइन को फॉलो करते हुए हमने पढ़ा था आरियाओं का पस मंज़र, देन आरिया सकाफ़त के ख़वास और आरियाओं के बरे सगीर पर असरात। यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 1 का पहला पोर्शन मुकम्मल हुआ था। आज हम सेकंड लास्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें दो अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, बरे सगीर पर इस्लामी तहज़ीब के असरात। नंबर 2, बरे सगीर पर यूरोपी या अंग्रेज़ी सकाफ़त के असरात। लेक्चर नंबर 8, इस्लामी तहज़ीब के असरात, इसका बाकायदा आगाज़ हम करेंगे। इससे पहले जब आपने ये टॉपिक मुकम्मल किया था आरियाओं की सकाफ़त के असरात, उसके बाद आप देखें तो ये टॉपिक स्टार्ट होता है माबाद की दीगर कौमें। इसमें बताया गया है कि बरे सगीर में मुख्तलिफ़ किस्म के नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले कौन कौन से लोग आए थे और उन्होंने कौन से असरात मुरतब किए। ये आप जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, लिहाजा आप इस टॉपिक की रीडिंग करेंगे ताकि कोई एमसीक्यू इस पोर्शन में से आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। माबाद दीगर की कौम में, उसके बाद बरे सगीर में इस्लामी तहज़ीब का दौर, ये दोनों टॉपिक्स की जस्ट आप रीडिंग करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन बाकायदा हमारा स्टार्ट होता है इस्लामी तहज़ीब के असरात। हेडिंग नंबर 1, इस्लाम ने कौन से तहज़ीबी असरात मुरतब किए। हिंदुस्तान में जब हिंदुओं की बजाय मुसलमान हुक्मरानों का राज कायम हुआ तो तब इस्लाम की बाकायदा सियासी और मशरती ज़िंदगी कायम हुई थी। उस दौर में मुसलमान सलातीन ने मशरती इस्लाह व बहबूद के ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए थे जो कि आज भी मुशाहिदा किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखें शेरशाह सूरी की जरनैली सड़क, औरंगज़ेब आलमगीर के फतवे। इसके अलावा उस दौर में जितनी भी हमारी तारीख़ी तामीरात थी वो आज भी हमारी सकाफ़त का नुमायाँ हिस्सा हैं। नंबर 2, औरत का मुकाम। औरत का मुकाम इस्लाम की आमद से पहले बहुत कमतर था, उन्हें कोई भी हकूक़ हासिल नहीं थे। जैसा कि आप दरावड़ी और आरिया सकाफ़त में पढ़ चुके हैं कि औरत को कोई मुकाम हासिल नहीं था, स्पेशली बेवा औरत पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। इस्लाम की रोशनी में ये तमाम निज़ाम ख़त्म हुआ और औरत को इज़्ज़त का मुकाम मिला था। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, जो हिंदू मुआशरे में सती की रस्म थी कि औरत को ज़िंदा जला दिया जाता था, इस्लाम की आमद से ये रस्म ख़त्म हो गई। बेवाओं को दोबारा शादी की इजाज़त मिली। इस तरह से औरत के साथ जो भी घटिया सलूक किया जाता था उसमें इज़्ज़त व एहतराम और नरमी आ गई। नंबर 3, तामीरात का असर। हिंदुओं की बजाय मुसलमानों ने जो भी तामीरात की उसमें उन्होंने तुर्की तामीराती अंदाज़ को अपनाया। मकानों की तामीर और स्पेशली उस दौर की मसाजिद की तामीर जो थी वो तुर्कों के अंदाज़ पे की जाती थी। नेक्स्ट देखें इस्लामी अलूम का असर। उस वक्त में दीनी अलूम के साथ साथ इन अलूम को भी अहमियत हासिल हुई जिनमें फ़ारसी, अरबी, तिब, जोग्राफिया और रियाजी। अलबत्ता उस दौर में इन मज़ामीन को पढ़ाने का अंदाज़ भी सादा था और जो इल्म था वो भी गैर फ़नी था, साइंस की बजाय फ़लसफ़े पे मबनी था। नंबर 5, शेर व शायरी के हुनर को तरक्की मिली। अमीर खुसरू, उर्फ़ी नज़ीरी जैसे बड़े बड़े शोरा पैदा हुए। नंबर 6, उर्दू ज़ुबान का इजरा भी इसी दौर में हुआ, अलबत्ता उस दौर में हिंदुस्तान में सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी। इस्लामी सकाफ़त का क़याम। आर्या मुआशरे में ज़ात पात की तकसीम जो हुई थी उस निज़ाम को ख़त्म किया गया और ज़ात पात की बजाय इत्तका को इमाल का पैमाना मुकर्रर किया गया कि इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ तकवा की बुनियाद पे लोगों को फजीलत हासिल थी।
اور ہماری ثقافت میں آج بھی ان روایات کی اہمیت موجود ہے۔ جذبہ آزادی کا اثر۔ مسلمانوں کے 800 سالہ دور نے مسلمانوں کی ثقافت میں آزادی کی روح پھونک دی تھی، جو ایک اچھا روشن دور اس دور کے مسلمان حکمرانوں نے دیکھا تھا۔ اسی کے زیر اثر 1857 کے بعد مسلمانوں نے اپنی جذبہ آزادی کی تحریک کو جاری رکھا اور بالآخر 1947 میں ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس تمام دور میں اولیاء کرام کی خدمات کو دیکھا جائے تو انہوں نے دین کی تبلیغ میں نمایاں کردار سر انجام دیا ہے، اور ان کے فلسفے آج بھی ہماری ثقافتی زندگی کو روشن کرتے ہیں۔ اگر اس دور کے اولیاء کرام کو دیکھا جائے تو کچھ نام بہت اہم ہیں، جیسا کہ حضرت مجدد الافسانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ ان بزرگوں نے اپنی تعلیم سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، اور نہ صرف ان کی معاشرتی بلکہ سیاسی زندگی کو بھی اسلام کی روشنی میں ڈھالنے کی مکمل کوشش کی تھی۔ یہاں تک یہ مکمل ہو جاتا ہے آپ کا ٹاپک برصغیر پر اسلامی تہذیب کے اثرات۔ ٹوٹل 9 ہیڈنگز ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور یہ آپ ایک لانگ کوشچن کی اسائنمنٹ لکھیں گے، برصغیر میں اسلامی تہذیب کے اثرات بیان کیجیے۔ اس کوشچن کے شروع میں اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا آپ تعارف میں برصغیر میں اسلامی تہذیب کا دور لکھ سکتے ہیں، جیسے عربوں کی آمد اور ترکوں کی آمد کے متعلق 3-4 لائنز لکھیں، اور اس کے بعد ڈائریکٹ آپ اس کے اثرات کو لکھنا شروع کیجیے گا۔ آج کے لیے آپ کا یہی کام ہے، اور اس کی ایکسرسائز میں جتنے بھی شارٹ کوشچنز اس ٹاپک سے متعلق ہیں اسلامی تہذیب کے اثرات سے، ان کو آپ اچھے طرح سے یاد کیجیے گا۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 1 کا لاسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے، جو کہ برصغیر میں یورپی ثقافت کے اثرات سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔